वेलकम टू कोडी फ्रंटियर। आज का टॉपिक है पवन। टॉपिक पे चलने से पहले श्रद्धांजलि देना चाहेंगे ऋषि कपूर जी को। आज उनका निधन हो गया। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पवन क्या है, पवन कितने प्रकार की होती हैं, इससे सवाल क्या क्या बनते हैं, इनकी विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। पहले समझिएगा पवन के बारे में। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज विषमताओं के कारण कहीं पर हाई प्रेशर बनता है तो कहीं पर लो प्रेशर बनता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर और निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलना शुरू करती हैं। ठीक है, इसे ही हम पवन कहते हैं। अब यहाँ भी समझिएगा एक बात कि हवाएं यदि क्षैतिज दिशा में चलती हैं तो इसे पवन कहते हैं, यदि हवाएं ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती हैं तो इसे वायुधारा या एयर करंट कहते हैं। क्लियर है, एयर करंट कहते हैं। अब ये समझिएगा कि पवन को प्रभावित क्या क्या करते हैं। पवन बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं दाब प्रवणता, और ये भी प्रभावित करती हैं पवन की दिशा को। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका कोरियोलिस प्रभाव, जो कि पवन को दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव, सबसे पहले ये जानिए कि यह है क्या। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 0 डिग्री अक्षांश के पास जब भी कोई हवा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करती है, तो यह हमेशा अपने दाएं झुकती हैं। यह ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई हवा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो यह हमेशा अपने बाईं ओर झुकती है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम कोरियोलिस इफेक्ट। इसकी खोज फ्रांस के एक व्यक्ति थे, ये फ्रांसीसी थे। कोरियोलिस इनका नाम ही था। इन्होंने इसकी खोज की थी 1835 में। कोरियोलिस प्रभाव की खोज फ्रांसीसी व्यक्ति कोरियोलिस ने 1835 में की थी। ठीक है, कि कोई भी हवा जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आती है तो यह अपने दाएं झुकती है, और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाती है तो यह अपने बाईं ओर झुकती है। क्लियर। इसी नियम को, कोरियोलिस इफेक्ट को ही फेरेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में इसे फेरेल ने प्रतिपादित किया था, फेरेल का नियम। ठीक है, अब इसे ऐसे समझिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में यदि कोई व्यक्ति हवा की दिशा में खड़ा है तो उसके दाईं ओर हाई प्रेशर बनेगा और उसके बाईं ओर लेफ्ट साइड में लो प्रेशर बनेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मनुष्य का दायां अंग ज़्यादा ही सक्रिय होता है, यानी ताकतवर ज़्यादा होता है दायां साइड। तो हाई प्रेशर उच्च वायुदाब बनेगा दाईं ओर, और बाईं ओर बनेगा निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर। जस्ट इसका उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। यदि व्यक्ति वह दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा है तो यह उल्टा बनेगा, उसके बाईं साइड में बनेगा हाई प्रेशर और राइट साइड में बनेगा उसका लो प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप पवन के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, पवन के प्रकार के बारे में जानते हैं। पवन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रचलित पवन। प्रचलित पवन क्या होती है? यह वर्ष भर अस्थाई होती है, परमानेंट बहती हैं ये। ठीक है, वर्ष भर ये अस्थाई होती हैं और वर्ष भर एक ही दिशा में एक ही समान गति से बहती है, ठीक है, इसमें शामिल, इसका एग्जाम्पल है आपका पछुआ पवन, दूसरा आपका ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। ठीक है, अब ये समझिए पछुआ पवन क्या है। पृथ्वी के अक्षांश पर दोनों ही गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच ये चलती हैं पछुआ पवनें। दोनों ही गोलार्ध में, ध्यान रखना है, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलती हैं ये पछुआ पवन, और वर्ष भर इनकी गति और इनकी दिशा एक समान होती है। ठीक है, 40 डिग्री अक्षांश पर इन्हें गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता
चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री अक्षांश पर इसे प्रचंड पचासा कहते हैं, पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री अक्षांश पर इन्हें चीखता साठा भी कहते हैं, चीखता साठा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री अक्षांश पर इन्हें चीखता साठा भी कहते हैं। अब कहिए इनको ऐसा क्यों कहा गया? तो ये हवाएं जब चलती हैं 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, तो ये शोर करते हुए चलती हैं। ठीक है, इसलिए इसे नाविकों के द्वारा, व्यापारिक नाविकों के द्वारा 40 डिग्री अक्षांश पर इसे गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर इसे प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर इसे चीखता साठा नाम दिया गया है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरी पवन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब आपका व्यापारिक पवन की ओर। व्यापारिक पवन दोनों ही गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, व्यापारिक पवन दोनों ही गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलती हैं। ठीक, व्यापारिक पवन 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर वर्ष भर एक समान गति से चलती है। ठीक है, और इसे ध्यान रखिएगा 35 डिग्री अक्षांश पर अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं ध्रुवीय पवन की ओर। ध्रुवीय पवन, देखिए ध्रुवीय पवन ये इलाका 60 डिग्री से 90 डिग्री के क्षेत्र में, यहाँ हमेशा साल भर बनता है आपका हाई प्रेशर। यहाँ वर्ष भर हमेशा हाई प्रेशर बनता है। ठंड के कारण यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ भी हाई प्रेशर बनता है, और ये वर्ष भर ये हवाएं चलती रहती हैं, और इसे कहते हैं हम ध्रुवीय पवन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपका प्रचलित पवन हो गया। नेक्स्ट अब आइए मौसमी पवन के बारे में जानते हैं। मौसमी पवन, मौसमी पवन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौसम आएगा इनका ये चलेंगी, मौसम खत्म होगा ये चली जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका भारत में मानसून का आना। ठीक, ये मौसमी पवन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात कर लिए मौसमी पवन की और मानसून की, तो एक चीज़ और जानिएगा, स्थल समीर और समुद्र समीर ये क्या होता है? स्थल समीर और समुद्री समीर ये क्या होता है? अब देखिए, दिन में समुद्र की ओर क्या होता है? वाष्पीकरण होती है, वाष्पीकरण, गर्मी पड़ेगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो यहाँ क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। और इसके विपरीत में स्थल की ओर जब गर्मी पड़ेगा, तापमान जब बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का स्थान लेने के लिए चलना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम समुद्री समीर, समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, और यह हमेशा दिन में चलता है। अब यहाँ रात में समय क्या होगा? रात के समय में यहाँ पर पृथ्वी जैसे गर्म हुई, उसी तरह से धरातल ठंडी भी होगी, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हाई प्रेशर, और इसकी तुलना में समुद्र धीरे धीरे ठंडा होगा, तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर। तो रात के समय में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलनी शुरू करती हैं, यानी धरातल से समुद्र की ओर चलना शुरू करती हैं, और इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम स्थल समीर, स्थल समीर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका स्थानीय पवन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी स्थान विशेष में चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं, और आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम के, वो अधिकांशतः आपके स्थानीय पवन से ही बनते हैं। ठीक है, अब तक आपने जो जो पढ़ा, इसमें आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा? गरजता चालीसा, 40 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? गरजता चालीसा कहते हैं। प्रचंड पचासा, 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा कहते हैं। सीखता साठा, ठीक है, तो 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली प्रचलित पवन को क्या कहते हैं? सीखता साठा कहते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या है? तो जब भी कोई हवा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगी तो अपने बाएं झुकेगी, और बाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आएगी तो अपने दाईं ओर झुकेगी। इसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। और इसकी खोज किसने की थी? कोरियोलिस ने की थी। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कब खोज की? 1835 में खोज की। फेरेल का नियम क्या है? तो कोरियोलिस इफेक्ट को ही बाद में प्रतिपादित फेरेल ने किया, इसलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। और फेरेल के नियम के तहत जब भी कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा में खड़ा होगा तो हवा हाई प्रेशर उसके हमेशा दाएं बनेगी और लो प्रेशर उसके हमेशा बाएं बनेगी। ठीक है, फेरेल के नियम जान गए। अब जानिएगा आप समुद्री समीर और स्थल समीर के बारे में। आपसे पूछा जाएगा समुद्री समीर कब चलती है? तो दिन में चलती है। समुद्र से हवा जब दिन में चलती है पृथ्वी की ओर तो इसे समुद्री समीर कहते हैं, और स्थल समीर या रात में चलती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग
स्थानीय पवन की ओर। तो स्थानीय पवन के जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्थानीय पवन की ओर। तीसरा टॉपिक आपका स्थानीय पवन। आपके जो भी परीक्षा के प्रश्न बनते हैं, जो भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपके स्थानीय पवन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्थानीय पवन को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बताया कि दो तरह के पवन होते हैं, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडी पवन, ठीक है। तो गर्म पवन और गर्म और शुष्क पवन के बारे में भी जानना है कि कौन सी पवन कहाँ चलती है, और ठंडी पवन के बारे में भी जानना है कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा चिनूक, चिनूक हवा कहाँ बहती है, चिनूक पवन कहाँ चलती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका रॉकी पर्वत। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि चिनूक हवा किस देश में बहती है, तो कनाडा और यूएसए, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका में पशुपालकों के लिए लाभदायक कौन सी पवन है, तो याद रखिएगा इसके लिए भी आंसर क्या है, चिनूक हवा। यानी कहने का मतलब एक सवाल को 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं। याद रखने की जो भी ट्रिक हो सकती है वो मैं आपको संभव तरीके से बता रहा हूँ, आप इसे बस ध्यान से सुने, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका स्थानीय पवन। और स्थानीय पवन की बात करते हैं तो गर्म और शुष्क की बात करते हैं हम, ठीक है। गर्म और शुष्क पवन की बात करते हैं। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे चिनूक पवन, चिनूक हवा। तो सबसे पहला सवाल ध्यान रखिएगा, चिनूक हवा कहाँ बहती है, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चिनूक हवा किस पर्वतमाला पे चलती है, चिनूक हवा रॉकी पर्वतमाला पे चलती है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ जब ये चिनूक हवा चलती है तो ये हवा, इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्नो ईटर, यानी कि बर्फ़ खाने वाली हवा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि किस हवा को बर्फ़ खाने वाली हवा कहते हैं, तो चिनूक हवा। नेक्स्ट आपका होता क्या है, जब ये हवा चलती है तो रॉकी पर्वत की ढलानों पर जो बर्फ़ जमे रहते हैं वो पिघलते हैं। बर्फ़ पिघलने के कारण वहाँ पे फिर हरियाली छा जाती है, घास बड़े हो जाते हैं, जिससे पशुपालकों को वहाँ फ़ायदा होता है। इसलिए यह हवा पशुपालकों के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपके लिए हो गया। चिनूक हवा कहाँ बहती है, यूएसए और कनाडा में। किस पर्वतमाला पर चलती है, तो रॉकी पर्वतमाला पर चलती है। स्नो ईटर या बर्फ़ खाने वाली हवा किसे कहते हैं, तो चिनूक को कहते हैं। इससे किसे फ़ायदा होता है, तो इससे वहाँ के पशुपालकों को फ़ायदा होता है, ठीक है, उन्हें नया नया चारागाह मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका दूसरा, देखिए सिरोक्को पवन। दूसरा है आपका सिरोक्को पवन। सिरोक्को पवन यह सहारा मरुस्थल में चलने वाली, सहारा मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है, और विश्व का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख किलोमीटर है, और यह भारत के क्षेत्रफल का 2.5 गुना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सिरोक्को पवन कहाँ बहती है, सिरोक्को पवन सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह जब भूमध्य सागर को पार करती है, यह हवा जब भूमध्य सागर को पार करती है तो एपेनाइन पर्वत से टकराने के बाद यह इटली में वर्षा करती है, और इटली में यह अम्लीय वर्षा करती है, ठीक है। इसलिए इसे ब्लड रेन भी कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लड रेन कौन, इटली में ब्लड रेन या खून की वर्षा कौन सी पवन करती है, तो सिरोक्को पवन करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिरोक्को पवन अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब इटली में ब्लड रेन करती है यानी अम्लीय वर्षा करती है, ये 2 पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिरोक्को के बाद, देखिए सिरोक्को पवन का ही स्थानीय नाम मिस्र में खमसिन है। ध्यान रखिएगा, सिरोक्को का ही स्थानीय नाम मिस्र में खमसिन है। आपसे पूछा जाएगा सिरोक्को का स्थानीय नाम मिस्र में क्या है, तो खमसिन या खमसिन पवन, जिसे जो मिस्र में चलती है, या किसका स्थानीय नाम है, तो सिरोक्को का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट आपका देखिए सिरोक्को का ही स्थानीय नाम स्पेन में लेवेक है, ठीक है, स्पेन में से लेवेक कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, सिरोक्को को ही लीबिया में गिबिली कहते हैं। अब यहाँ देखिए गिबिली में बिली लगा हुआ है लास्ट में, और बिली को जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, लीबी हो जाएगा। बिली उल्टेगा तो लीबी हो जाएगा, तो बिली से लीबिया मिला लीजिएगा, ठीक है। तो सिरोक्को को गिबिली कहते हैं लीबिया में, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए अब आपका छठा पॉइंट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं आपका ब्रिक फील्डर। देखिए ब्रिक फील्डर आप जानते हैं सबसे बेहतरीन फील्डिंग क्रिकेट में कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, ठीक है। सबसे बेहतरीन फील्डिंग कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। तो ब्रिक फील्डर कहाँ की हवा है, ऑस्ट्रेलिया की हवा है, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सांता आना, ये कहाँ बहती है, ये भी आपका सांता आना कहाँ बहती है, यूएसए में। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए क्रिसमस में एक सांता आते हैं, ठीक है, और अमेरिका क्या है, एक क्रिश्चियन बाहुल कंट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सांता कहाँ आएंगे, यूएसए में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोयम्बैग। तो देखिए कोयम्बैग कहाँ बहती है, इंडोनेशिया में बहती है, और ये ध्यान रखिएगा कोयम्बैग इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, और इसके कारण इंडोनेशिया में तंबाकू की खेती को घाटा होता है, तंबाकू की खेती को नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर भी ध्यान रखना है कहाँ बहती है,
यूएसए में बहती है। तो आप इसको ऐसे भी क्रम कर सकते हैं। देखिए यूएसए में बहने वाली 3 हवा, एक तो ब्लैक रोलर है, एक सांता आना है, दूसरा आपका चिनूक है। ठीक है, 3 हवाएं जो कि आपका यूएसए में बहती हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आपसे कि इनमें से कौन सी हवा यूएसए में नहीं बहती है, और हो सकता है आपका कि 3 ऑप्शन दिया जाए, चिनूक दिया जाए, सांता आना दिया जाए और ब्लैक रोलर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप शामल। देखिए शामल बहती है कहाँ पे, इराक में, और इराक का पुराना नाम क्या है, इसे फारस भी कहते हैं, इसे फारस की खाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इसे पर्सिया भी कहते हैं। ठीक है, तो शामल ध्यान रखिएगा, शामल कहाँ बहती है, इराक में बहती है। शामल के जस्ट बगल में आपका सोमम है, सोमम, तो सोमम कहाँ बहती है, ईरान में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फोन। फोन, फोन आल्प्स पर्वत यानी कि यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, इस फोन के चलने के कारण वहाँ भी बर्फ पिघलता है और चारागाह यानी कि नए नए चारागाह मिलते हैं और पशुपालकों को फायदा मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फोन गर्म और शुष्क हवा है जो कि आल्प्स पर्वत पर चलती है और यहाँ भी पशुपालकों को फायदा होता है। इसके अलावा एक काम और भी होता है यहाँ पे, यह गर्म हवा जब चलती है, गर्म और शुष्क हवा, तो यहाँ अंगूर की खेती को फायदा मिलता है, अंगूर फटाफट पकने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे कहा जाएगा कि यूरोप में किस हवा के चलने से अंगूर की फसल को फायदा होता है, तो अंगूर की फसल को फायदा होता है फोन के चलने से। ठीक है, नेक्स्ट आइए हरमट्टन। हरमट्टन सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, और गिनी तट पर जब ये पहुंचती है तो उस समय वहाँ पे ठंड का माहौल रहता है, और ठंड में जब ये गर्म हवा आती है तो वहाँ के लोगों को फायदा होता है। ठीक है, इसलिए इसे गिनी के तट पर इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा सिमुक। सिमुक पवन आपका अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सिमुक पवन अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। फिर ध्यान रखिएगा नार्वेस्टर। देखिए 9 से नार्वेस्टर, 9 से न्यूजीलैंड। ठीक, 9 से 9 मिला लीजिए। नार्वेस्टर कहाँ चलती है, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। नेक्स्ट आपका लू से आप भली भांति परिचित हैं। लू कहाँ चलती है, अब आ गया समय मई महीना, आपके देश में चलेगा ये आपके देश में चलेगा ये लू हवा। ठीक है, तो लू से आपका पूरा भारत, उत्तर भारत प्रभावित होता है गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो गर्म और शुष्क हवा जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए वो मैंने बता दिया। अब गर्म के बाद चलते हैं ठंडी हवा की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं ठंडी हवा पर। नेक्स्ट अब जानते हैं ठंडी पवन के बारे में। ठंडी पवन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इसको। देखिए पहला है आपका बुरान। बुरान बहती है रूस में बहने वाली यह ठंडी हवा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ब्लिजार्ड साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका, साइबेरिया यानी कि रूस का प्रांत और उत्तरी अमेरिका में चलने वाली यह ठंडी हवा है। नेक्स्ट है आपका मिस्ट्रल। पूछा हुआ सवाल है कि मिस्ट्रल पवन कहाँ चलती है, तो बहती कहाँ ये, फ्रांस और स्पेन में, और किस तरह की हवा है, ठंडी हवा है। मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में बहने वाली ठंडी हवा है। नेक्स्ट आपका है बोरा। तो बोरा ये आपका यूगोस्लाविया में बहने वाली, ठीक है, ये भी यूरोप का प्रांत है। बोरा हवा यूगोस्लाविया में चलने वाली ठंडी पवन है। नेक्स्ट आपका है पैम्पेरो कहाँ बहती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं पेम्पास घास का मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में। कैंपास कहाँ है, ब्राजील में। तो पेम्पास अर्जेंटीना में है, तो आप देखो पैम्पेरो। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रखिए, पैम्पेरो कहाँ, अर्जेंटीना में बहने वाली ठंडी हवा है। नेक्स्ट आपका पैपागायो कहाँ पर, मैक्सिको। पैपागायो मैक्सिको में बहने वाली ठंडी हवा है। नेक्स्ट आपका है केप डॉक्टर। इसे केप डॉक्टर कहते हैं, यह बहती है दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली यह ठंडी हवा है। इसे टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस हवा को टेबल ब्लॉक कहते हैं, तो टेबल ब्लॉक कहते हैं किसको, केप डॉक्टर को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है हबूब कहाँ बहती है, सूडान में बहने वाली ठंडी हवा है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सूडान क्या है, हबसियों का देश है। ठीक है, तो आप हबसी हौ से हबूब, हौ से हबसी, कहाँ पे, सूडान में। ठीक है, नेक्स्ट आइए टॉर्नेडो। अब थोड़ा सा एक चीज और जानिए, जब इतनी गर्म हवा और शुष्क हवा और ठंडी हवा हम लोग जान गए, तो यहाँ 4 सवाल और बनता है यहाँ पर चक्रवात से आपको, कि टॉर्नेडो कहाँ बहती है। टॉर्नेडो जिसकी रफ्तार होती है लगभग 325 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यह जल और थल दोनों में बहती है। ठीक है, और इसके कारण उत्तरी अमेरिका का यूएसए प्रांत, यूएसए खास करके यूएसए हर साल इससे नुकसान झेलता है। ठीक है, टॉर्नेडो यूएसए को हानि पहुंचाता है, और फिर हरिकेन ये भी आपको यूएसए को हानि पहुंचाता है। ठीक है, हरिकेन का स्पीड लगभग 125 किलोमीटर पर आवर होता है, और टॉर्नेडो लगभग 325 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों ही तूफान, और हर साल ये यूएसए को किसी न किसी कारण से नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइफून।
चीन और जापान के तटों पर बहने वाली यह चक्रवात है। ठीक है, इसके कारण चीन, चाइना और जापान में प्रत्येक वर्ष बहुत सारा नुकसान होता है। नेक्स्ट आपका है विली विली। विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली चक्रवात है। ठीक है, और ये ठंडी पवन भी है, ध्यान रखना है। तो विली विली आपसे पूछा जाएगा विली विली चक्रवात कहाँ आती है, या ऑस्ट्रेलिया में आती है। ठीक है, तो आपके लिए ये 4 चीज ध्यान रखना है। टॉर्नेडो यूएसए में, हरिकेन यूएसए में, टाइफून चीन और जापान में, और विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और लू भारत में। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद आपका।